नमस्ते बच्चों। पिछला वीडियो हम लोग ने पढ़ा था मुस्लिम शिक्षा के अन्य क्षेत्रों के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं या गुण। क्योंकि मुस्लिम शिक्षा जो है वो 600 साल तक जब हम गुलाम रहे मुस्लिमों के तब तक रही। उसके बाद आज भी वो हमें मकतब और मदरसों के रूप में दिखाई देती। आज भी मदरसा बोर्ड होता है, उसकी परीक्षा हमारे स्कूल में भी हुई है। तो आप जानते हैं कि ये आज भी चली आ रही है। तो कुछ तो इसमें विशेषताएं या गुण होंगी जो ये आज भी अपने उसी रूप में चलती चली आ रही है। तो इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहली विशेषता है व्यवहारिक शिक्षा। जैसा कि आपने प्राचीन काल में देखा तो जो शिक्षा थी वो पूरी तरीके से धार्मिक थी, आध्यात्मिक थी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था वो ज्ञान प्राप्ति या फिर मोक्ष की प्राप्ति था, निर्वाण की प्राप्ति था। उसमें संसार को पाने की या संसार को विजय करने की या सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की या ढेर सारा धन और ऐश्वर्य प्राप्त करने की ऊपर उसमें कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था। केवल छात्र ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर को प्राप्त करने और ईश्वर को जाने, धार्मिक क्रियाकलाप, कर्म कांड और वेद उपनिषद, इन सब की शिक्षा उसमें दी जाती थी। लेकिन मुस्लिम काल में व्यवहारिक शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि उसमें पुनर्जन्म पर और परलोक पर विश्वास नहीं किया जाता है। मुस्लिम समाज में या मुस्लिम धर्म में परलोक पर और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए वो आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति को भी शिक्षा को मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मानते हैं, बल्कि वो व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है या जीवन को जीने के लिए शिक्षा उपयोगी है, जिससे कि आगे चलकर हम अपना जीवन सुख और सुविधा के साथ संपन्न कर सकें या बिता सकें। इसलिए शिक्षा आवश्यक है। और उनका विश्वास है कि जीवन केवल इसी संसार में इसलिए खूब सुख सुविधा के साथ खूब अच्छे से जीना चाहिए। और व्यक्ति को शिक्षा का क्या कार्य है कि वो इस जीवन में जीने के योग्य बना दे, बच्चे को ऐसा बनाए कि वो आगे चलकर अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। इस तरीके से वो व्यवहारिक शिक्षा देते थे जो आज भी उपयोगी है। व्यवहारिक शिक्षा हर जीवन के हर काल में उपयोगी होती है, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के बाद अपनी गृहस्थी को चलाते हैं। इसलिए व्यवहारिक शिक्षा का होना आवश्यक हो जाता है अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए। अगला है धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय। धार्मिक शिक्षा जहाँ पर अनिवार्य थी, मदरसों में और मकतब में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य होती है। कुरान शरीफ को उनको पढ़ना ही होता है। मदरसे की शिक्षा में भी आपने पढ़ा था कि 10 या 12 वर्ष तक धार्मिक शिक्षा उनको पढ़नी होती थी और पूरा कुरान शरीफ उनको की आयतें उनको रटनी होती थी, कंठस्थ करनी होती थी। तो धार्मिक शिक्षा तो अनिवार्य थी ही साथ उन्होंने लौकिक शिक्षा यानी कि संसार में रहने के लिए जो आवश्यक है शिक्षा, उसको भी उन्होंने उतना ही महत्वपूर्ण माना और उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक बैलेंस, ये एक संतुलन बना करके चलती है ये शिक्षा, जिसमें कि धार्मिक शिक्षा को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है और व्यवहारिक शिक्षा को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि व्यवहारिक शिक्षा तो प्राप्त करें ही बच्चे और धार्मिक शिक्षा भी आवश्यक रूप से प्राप्त करें, ताकि वो प्रतिदिन की जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनको वो सही प्रकार से कर सकें। और आगे व्यवहारिक शिक्षा भी इसलिए ज़रूरी है कि आगे आने वाली अपनी ज़िंदगी जो है उसमें रोज़ी रोटी को कमा सकें और अच्छे से अपना जीवन बिता सकें। तीसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा हर क्षेत्र में आपने पहले प्राचीन काल में, आपने वैदिक काल में शिक्षा में भी देखा था और उसके बाद आपने बौद्ध शिक्षा में भी देखा था। और अब इस मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी आप देख रहे हैं कि शिक्षा जो है वो निःशुल्क है, यानी कि कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। और ये अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए कि सभी को मकतब की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि वो कुरान शरीफ को जान सकें, उसको पढ़ सकें और उसकी आयतें भी उनको कंठस्थ होनी चाहिए। छात्रावासों में यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी थी। जैसे आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा था, मठों और विहारों में बड़े बड़े विहार होते थे, हज़ारों बच्चे वहाँ पर एक साथ रह सकते थे। इसी तरीके से जो यहाँ पर मकतब, यहाँ पर जो मदरसे थे उसमें बड़े बड़े छात्रावास थे जिसमें ढेर सारे बच्चे साथ रह सकते थे और उन सब के खाने की और रहने की व्यवस्था निःशुल्क यानी बिना पैसे के, बिना किसी खर्च के
की जाती थी। तो यहाँ सारे बच्चे आसानी से रह सकते थे। जब फ्री होता है एजुकेशन तो अधिक से अधिक लोग जो फीस नहीं दे सकते हैं, जो पैसा नहीं दे सकते हैं, वो बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आसानी से आते थे। केवल उनके अंदर पढ़ने की इच्छा होना आवश्यक था। तो आवश्यक आवास और भोजन की व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क थी और प्रत्येक मुसलमान के लिए शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था, क्योंकि इस्लाम धर्म में शिक्षा ग्रहण करना धार्मिक कार्य माना जाता है। यानी धार्मिक जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानता है उसको शिक्षा भी ग्रहण करनी ही होगी। इसके अलावा कुरान शरीफ में प्राप्त ज्ञान का प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना जाता था। और कर्तव्य तो होता ही है पालन करने के लिए। कर्तव्य वो होता है जिसको कि करना आवश्यक होता है, उसी को हम कर्तव्य कहते हैं। जो करने योग्य कार्य है वही कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य हर व्यक्ति का कर्तव्य था कि वो कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त करें। चौथा है व्यक्तिगत संपर्क बल। जैसे कि अन्य कालों में अपने गुरुकुलों में और बौद्ध मठ विहारों में देखा था कि बच्चे अपने टीचर्स के साथ रहते थे या गुरु जो है वो अपने शिष्यों के साथ रहते थे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी जो शिक्षक थे वो छात्रावासों में जो बच्चे उनके साथ रह रहे हैं उन्हीं के संपर्क में रहते थे। जब ये संपर्क में रहते थे तो शिक्षक के आदर्श विचारों और व्यवहारों से प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। तो जब ये अच्छे टीचर्स के अपने जो गुरु हैं इनके मुस्लिम काल में जो इनके शिक्षक हुआ करते थे, जब उन शिक्षकों के संपर्क में प्रतिदिन हर वक्त रहते थे तो ये अच्छे संस्कारों को प्राप्त करते थे, अच्छे आचार विचार व्यवहार को अपनाते थे, जिसका कि बहुत ही अच्छा प्रभाव छात्रों के ऊपर पड़ता था। वो अपने विचारों आदर्शों से उनको प्रभावित करते थे। उनकी प्रतिभा कुशलता और योग्यता की वृद्धि में निरंतर योग भी देता था। यानी कि शिक्षक जो था वो निरंतर छात्र की उन्नति में अपना पूरा योगदान देते थे। पांचवा है कक्षा नायकी पद्धति। कक्षा नायकी पद्धति आपने प्राचीन काल में भी पढ़ी थी कि जहाँ पर कि एक योग्य कक्षा का योग्य और मेधावी छात्र जो कि उच्च कक्षा में पढ़ता है वो निम्न कक्षा यानी छोटी कक्षा के बच्चों को पढ़ाता है जब शिक्षक नहीं होता है। ऐसी अवस्था में जब शिक्षक उपलब्ध नहीं है पढ़ाने के लिए, तब बड़ी कक्षा के जो बच्चे हैं वो छोटी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको पढ़ाते हैं या उनकी कक्षा में जाकर के उनको पढ़ाते हैं, जिससे कि उनका एक अभ्यास भी होता है, शिक्षक की मदद भी हो जाती है। और एक कक्षा नायकी जो पद्धति है वो प्राचीन काल से ली गई है। तो हम देखते हैं कि मुस्लिम काल में कुछ चीज़ें प्राचीन काल की भी हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसमें जो योग्य छात्र थे वो प्राचीन भारतीय जो योग्य छात्र थे उन्हीं से ये कार्य लिया जाता था। कक्षा नायक उनको बनाया जाता था कक्षा का नायक, और कक्षा नायक का कार्य होता था कि वो छोटी कक्षाओं में जाकर के अन्य बच्चों को पढ़ाए। छठा है शिक्षक की स्थिति। शिक्षक की स्थिति इस समय भी बहुत ऊंची थी, जैसा कि गुरुकुलों में और बौद्ध मठ विहारों में थी वैसी उच्च स्थिति यहाँ पर भी थी। और लेकिन कुछ समय के बाद इसमें भी गिरावट आने लगी। कुछ जो ऐसे शासक थे जिन्होंने कि शिक्षकों का उतना सम्मान नहीं किया, जिसमें कि औरंगज़ेब का भी नाम आता है कि उन्होंने अपने जो शिक्षक हैं उनसे भेंट करने के लिए उनको बहुत दिन तक इंतज़ार करवाया और बाद में उनको अज्ञातवास में भी भेज दिया। तो कुछ शासक जो थे उन्होंने शिक्षक का उतना आदर नहीं किया इस समाज में इस समय में जितना कि प्राचीन काल में था। तो हर समाज में या हर समय शिक्षकों की वो स्थिति नहीं रही है जैसा कि प्राचीन काल में थी। प्राचीन काल में या गुरुकुल के समय में शिक्षक की जो स्थिति थी वो भगवान के समतुल्य थी। वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के समकक्ष माना जाता था अपने शिक्षक को, लेकिन भगवान की तरह यहाँ मुस्लिम काल में शिक्षकों को भगवान की तरह नहीं पूजा जाता था। उनकी स्थिति जो थी वो उतनी उच्च नहीं थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षक और छात्र समान ही माने जाते थे। शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध था वो बहुत ही घनिष्ठ था और शिक्षक भी उच्च कोटि के हुआ करते थे, विद्वान होते थे और अपने बच्चों को अपने ज्ञान से पूरा उनका जीवन जो था उसको निरंतर विकसित करने का, उनको अपने छात्रों के ज्ञान को विकसित करने का कार्य करते थे और उनको बड़े परिश्रम से पढ़ाते थे।
विद्यार्थी भी उनका बहुत आदर करते थे और उनके प्रत्येक आदेश का पालन करते थे। मदरसों के साथ छात्रावास होने के कारण शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तिगत संपर्क में रहते थे, प्रतिपल उनके साथ रहते थे और उनकी हर समस्याओं का निदान भी करते थे। उनकी शिक्षा संबंधी जिज्ञासाओं, धार्मिक धर्म और शिक्षा से कुरान शरीफ से संबंधित समस्याओं का भी समाधान करते थे और उनके जो मन में विचार उठ रहे हैं उनसे भी अपने बातचीत के द्वारा उनके विचारों को जानने का प्रयास करते थे। तो वो अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करते थे और छात्र भी पूरे मनोयोग से अपने शिक्षकों के जो पढ़ाए जा रहे हैं पाठ उनका अच्छे से पढ़ते थे और अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते थे। शिक्षक अपनी योग्यता और आदर्श व्यवहार से विद्यार्थियों पर अमिट छाप छोड़ते थे, जैसा कि हर काल में देखते हैं। शिक्षा का माध्यम जो था वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मकतब में भी फारसी भाषा थी और मदरसों में भी फारसी भाषा थी। यहाँ पर कहीं कहीं अरबी भाषा का भी मिलता है क्योंकि अरब देश से आए थे और इनकी भाषा अरबी भी थी और फारसी भी थी, लेकिन फारसी जो थी वो राजभाषा थी, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा थी या उसकी डिमांड या ज़्यादा उसको माना जाता था, क्योंकि फ़ारसी में ही सारे काम होते थे राजा के। इसलिए फ़ारसी भाषा हर कोई व्यक्ति जो राजा के दरबार में काम करना चाहता है वो फ़ारसी भाषा को सीखता अवश्य था। कुछ शासकों जैसे कि अकबर ने कुछ ऐसे खास काम किए हैं जिसके कारण अकबर को बहुत ही अच्छा मुस्लिम काल में सबसे अच्छा राजा माना जाता है। अकबर ने क्या किया था, मकतब और मदरसों में हिंदी को भी शिक्षण का माध्यम बनाया था, जिससे कि बहुसंख्यक भारतीयों का दिल उन्होंने जीत लिया था, क्योंकि ये भारतीयों की भाषा तो हिंदी थी और जब वहाँ अरबी और फारसी में पढ़ाया जाता था तो वो तो उनके समझ में आने से रहा। तो जब हिंदी में पढ़ाया जाने लगा मकतब और मदरसों में, क्योंकि उस समय बौद्ध मठ और विहार जो थे वो कई जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, राजा से कोई उनको धन नहीं मिल रहा था, बौद्ध मठ और विहार तोड़े जा चुके थे और उनके धर्म ग्रंथों को जलाया जा चुका था। तो ये हिंदू छात्र जो थे वो कहाँ जाते, और हिंदू छात्रों के पढ़ने लिखने की जो व्यवस्था है उसमें कुछ योगदान जो है वो अकबर का रहा है, जिन्होंने कि मदरसों में हिंदी माध्यम से पढ़ाए जाने को स्वीकृति प्रदान की थी और जिससे कि बहुसंख्यक भारतीयों का दिल उन्होंने जीत लिया। परीक्षा प्रणाली, कोई खास परीक्षा प्रणाली नहीं होती थी, ना तो वैदिक काल में, ना बौद्ध काल में और ना ही मुस्लिम काल में कोई औपचारिक परीक्षा प्रणाली नहीं होती थी। केवल जो उनके उस्ताद या शिक्षक होते थे वो जब उनके ज्ञान से संतुष्ट हो जाते थे और तब वो मान लेते थे कि इसकी शिक्षा पूरी हो गई है। मदरसों में इस्लाम धर्म की विशेष शिक्षा या विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले बच्चे को आमिल की उपाधि दी जाती थी। अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता, अरबी और फारसी भाषा में जो विशेष योग्यता प्राप्त करते थे उनको काबिल की उपाधि दी जाती थी और तर्क शास्त्र और दर्शन शास्त्र में जो विशेष ज्ञान या योग्यता हासिल करते थे उनको फाजिल की उपाधि प्रदान की जाती थी। उपाधि प्रदान करने की जो प्रथा है वो केवल मुस्लिम काल में ही हमको दिखती है। अभी तक आपने प्राचीन काल में ऐसी कोई उपाधि या बौद्ध काल में ऐसी कोई उपाधि देने की प्रथा के बारे में हमने नहीं देखा है। अनुशासन, दंड और पुरस्कार की व्यवस्था भी यहाँ पर अद्भुत थी, जैसा कि पहले नहीं थी उस प्रकार की व्यवस्था थी। बहुत ही कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था जब शिक्षक के आदेशों का पालन बच्चे नहीं करते थे या नियमों का पालन, विद्यालय मदरसों या मकतब के नियमों का पालन नहीं करते थे बच्चे, तो कठोर शारीरिक दंड उनको दिया जाता था। अगर वो दैनिक पाठ, अपना प्रतिदिन का पाठ तैयार नहीं करके नहीं आते थे, झूठ बोलते थे, अनैतिक आचरण करते थे, आदेशों और नियमों का पालन नहीं करते थे, तो ऐसे छात्रों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। अनुशासन व अध्ययन के नाम पर कठोर दंड देने की व्यवस्था मुस्लिम काल में थी, लेकिन वहीं पर जो बच्चे योग्य थे, कुशल थे, विद्वान थे, उनको कुछ पारितोषिक दिया जाता था, यानी स्कॉलरशिप या जिसको आप वजीफ़ा कहते हैं, वजीफ़ा देने की भी वहाँ पर वजीफ़ा देकर ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता था। जो बच्चे बहुत ही योग्य थे, मेधावी थे, पढ़ने में होशियार थे, ऐसे बच्चों को वजीफ़ा दिया जाता था और वजीफ़ा दे करके उनको प्रोत्साहित किया जाता था।
साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई थी और विधिवत ढंग से लिखने की का प्रारंभ भी इसी समय से होता है। इतिहास का लेखन भी मध्यकाल से ही शुरू होता है। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा में से साहित्य और इतिहास की विशेष उन्नति हुई थी। इस समय बहुत सारे विद्वानों, कवियों, साहित्यकारों और इतिहासकारों को संरक्षण दिया था मुस्लिम शासकों ने, और इन इतिहासकारों ने इतिहास लिखना मध्यकाल से ही भारत का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रारंभ होता है। इन लोगों ने इतिहास लेखन के लिए इनको प्रोत्साहित किया गया। अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी आदि फारसी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान, कवि और साहित्यकार इस समय हुए, और भारत में इतिहास का क्रमबद्ध लेखन मध्यकाल में ही आरंभ हुआ। ललित कलाओं, हस्तकलाओं की उन्नति हुई। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सुना था कि ललित कलाओं की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई और हस्तकलाओं की भी उन्नति हुई, क्योंकि इस समय जो राजा महाराजा थे वो सौंदर्य के पुजारी कह सकते हैं, या हर चीज़ में उनको सुंदरता अच्छी लगती थी, चाहे वो उनका राजमहल हो या कपड़े हों, उनके बर्तन हों, उनके आभूषण हों, उनके जूते हों, और हर एक चीज़ सजी हुई सुंदर और बहुत ही सुंदर कलात्मक होनी चाहिए। ऐसी सुंदरता को वो बहुत प्रोत्साहित करते थे। इसलिए ललित कलाओं का, हस्तकलाओं का इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ या उन्नति हुई, बहुत ज़्यादा इस समय उन्नति। इसमें नृत्य, संगीत, चित्रकला, हाथी दांत का काम, रेशम, जरी का, आभूषण का, मखमल और मलमल के कपड़े, इन सब का बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। और इस काल में वास्तुकला का भी विकास जो था वो अपने चरम पर था। चरम यानी वास्तुकला का विकास इतना अब तक नहीं हुआ था जितना कि मुस्लिम काल में दिखाई देता है, और इसके उदाहरण आज भी हम देखते हैं। आपने ताजमहल देखा होगा, जो कि प्रेम का अद्भुत नमूना है। इतनी खूबसूरत इमारत है कि दुनिया भर से लोग देखने के लिए, ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। दूसरा है आगरा का किला, जो कि ताजमहल भी आगरा में है और किला भी आगरा में है, जो कि पास ही पास है अगर आप आगरा गए हो तो। और लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, ये सब अपनी अद्भुत वास्तुकला का नमूना पेश करते हैं, जो कि उस समय की ललित कलाओं के कारण ही संभव हुआ था। राजा महाराजाओं ने जो वास्तुकला को प्रशय दिया या उसको प्रोत्साहन दिया, उसी के फलस्वरूप ये सुंदर सुंदर इमारतें भारत में आज भी हमें दिखाई देती हैं। सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि हुई। कहीं कहीं ये कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने मकतब में और मदरसों में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को हटा दिया था। पहले हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था, इसलिए मकतब और मदरसे में हिंदू जो थे वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन सिकंदर लोदी ने मकतब में और मदरसों में हिंदुओं का प्रवेश भी जारी कर दिया था, या प्रतिबंध को हटा लिया था, जिससे कि ये दोनों ही हिंदू और मुसलमान साथ में ही पढ़ने लगे थे मकतब मदरसों में, जिससे कि पारस्परिक संपर्क के द्वारा एक अच्छा सौहार्द या भाईचारा जो था वो विकसित हुआ। भाषा और विज्ञानों को भी इस समय बहुत प्रोत्साहन मिला। अरबी भाषा, फारसी जो कि मुस्लिमों की राजभाषा थी, उसको हिंदुओं ने भी सीखा और राज दरबार में स्थान प्राप्त किया, और इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी, क्योंकि सारे कार्य राजभाषा के सभी इसी फारसी भाषा में ही सारे कार्य होते थे, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। और साथ ही साथ विज्ञान वेत्ताओं की भी इस समय बहुत ज़्यादा मांग थी। आदर्श चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का मूल उद्देश्य था। छात्र जो हैं उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए, इसलिए छात्रावासों में जो बच्चे अपने शिक्षक के संपर्क में रहते थे उनके आदर्श चरित्र से प्रभावित अवश्य होते थे। शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त, जो राजा महाराजे होते थे वो मदरसे और मकतब का निर्माण कराते थे, उनको पैसा भी देते थे, छात्रों को वजीफा भी देते थे, तो वो शिक्षा को जितना संभव हो सकता था उतना वो अपनी तरीके से योगदान देते थे, लेकिन उसके क्रियाकलापों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते थे, केवल इनको निर्माण करने का और उनको वजीफा देते थे। जो भी जितने धन की आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी वो आर्थिक सहायता अवश्य शासक के द्वारा इनको प्राप्त होती थी। मदरसों में योग्य और प्रतिभाशाली शिक्षकों को भी नियुक्त करते थे राजा, और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्तियां यानी कि वजीफा भी दिया जाता था। सरकारी इमदाद जिसको कहते हैं, सरकारी आर्थिक सहायता भी इन मदरसों को दी जाती थी। जो जीर्ण शीर्ण मदरसे होते थे उनकी मरम्मत भी की जाती थी, और इस तरीके से जो मुस्लिम शिक्षा है वो निरंतर विकसित होती रही, और 600 वर्षों के बाद आज भी वो
हमारे आसपास दिखती है। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम शिक्षा के दोष। तो आज का वीडियो यहीं तक है। हमने इसके सारे प्रश्न जो हैं उसको हमने फ़ोटो उसकी भेज दी थी, तो आप लोग उसको याद कर लीजिए। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं उनको लिखना कॉपी में शुरू कर दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग गाइड से पढ़ लेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। लिखने से आपको याद भी होता है अच्छे से, और आपकी जो लेखन कला है वो भी अच्छी विकसित होती है। कि गाइड में जो चीज़ें आपको इतनी सी दिखाई देती हैं, वो उत्तर जब आप कॉपी में लिखते हैं तो वो 3 पेज में आता है। इसलिए आप ज़रूरी है कि आप अपने रजिस्टर में लिखें। जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रश्न का उत्तर कितना लिखना है, और उसके हिसाब से आपकी जो लिखने की कला है, लेखन कला, वो भी सुंदर हो जाएगी। तो मेरी कही हुई बातों को ध्यान रखिएगा और अपने काम को पूरा करिए, अपनी लेखन कला को सुंदर बनाइए। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अभी से हमें करनी है, इसलिए हमारे साथ साथ चलते रहिए, यानी अपना सारा काम पूरा करते रहिए। नमस्कार।